चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्लास। आज का पहला सवाल मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन इज प्रूव दैट A into B intersection C is equal to A into B intersection A into C। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्बिट्ररी पॉइंट पे बेस्ड या आर्बिट्ररी एलिमेंट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होता है प्रूव दैट का, उन सारे के टाइप के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट किया था। एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने किया था और आज 3-4 क्वेश्चन उस टाइप का हम लोग और देखेंगे। ठीक है, सब लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहना, सारे क्वेश्चन को सॉल्व मैं ही करूंगा। बस कुछ अगर नहीं समझ में आया आप लोगों को तो इमीडिएटली रोक के पूछ लेना आप लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है। लास्ट टाइम तो बस क्या था कि एक चीज को दूसरे चीज का सबसेट प्रूव करना था और उससे फर्दर कोई खास काम नहीं था। इस वाले क्वेश्चन में लेकिन क्या है कि प्रॉपर्ली एलएचएस को हम लोग को आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो मेथड क्या होगा इसका सोल्यूशन, तुम ध्यान से देखना। लेट, सबसे पहले आप लोग बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना चाहूँ तो वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लेना होगा या सिंगल एलिमेंट ले सकते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो वो ऐसा होगा बच्चों कि लेट ऑर्डर्ड पेयर x, y belongs to A into B intersection C be any arbitrary element। ठीक है, फुल स्टॉप। अब इसमें पहले से आप लोग एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर ऐसा कभी भी लेते हो तो x जो है वो इनटू के पहले वाली चीज को बिलोंग करेगा और y जो है वो इनटू के बाद वाली चीज को बिलोंग करेगा। तो इसीलिए अगले स्टेप में हम कहेंगे कि दिस इंप्लाइज x belongs to A and y belongs to B intersection C। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, इसके आगे बेटा ध्यान से देखना। दिस इंप्लाइज x belongs to A and y को अगर हम अंदर ले जाते हैं ब्रैकेट के तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, y belongs to B and y belongs to C। ये चीज पहले जो सेट थ्योरी में आप लोगों को बताया गया था उसी के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। अब ध्यान से आगे देखो। दिस इंप्लाइज x belongs to A and y belongs to B and x belongs to A and y belongs to C। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा सा बताने का ट्राई करता हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे सपोज करो कहीं पे भी x प्लस वाई लिखा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर ना z इंटू एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, तो हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि z इंटू जो है पहले x को मिले प्लस z इंटू जो है किसको मिल जाए, y को मिल जाए। ये हम लोग का थॉट प्रोसेस होता है इसके अंदर। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको ऐसा सोचना है कि ये x बिलोंग्स टू a एंड जो है ये मल्टीप्लीकेशन जैसा है जो ब्रैकेट के बाहर पड़ा हुआ। तो फर्दर आगे बढ़ के क्या होगा कि ये एक बार पहले वाले को मिलेगा और एक बार किसको मिलेगा, दूसरे वाले को मिलेगा। तो उसी तरीके से सोचने पे क्या होगा, हम लोग को पहले मिला कि दिस साथ में y बिलोंग्स टू बी, तो इसलिए लिखा हुआ x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू बी। और दूसरे टाइम पे क्या हुआ कि ये ग्रीन शेडेड पार्ट एंड y बिलोंग्स टू c, ये इसको मिला। अल्टीमेटली वहां से हम लोग क्या मिला, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। इसी वजह से जो x बिलोंग्स टू a है ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्या ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आया? सबको रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा अगर पेयर वाइज खींचते हो तो इन दोनों में से क्या चीज खींचा जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर x, y अगर कॉमन लेते हो तो। और अगर ऑर्डर्ड पेयर x, y कॉमन ले रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको बिलोंग लेना चाहिए किसके, a इंटू बी। यहाँ पर एंड का एंड रह जाएगा और इन दोनों में से भी अगर हम ऑर्डर्ड पेयर खींच के बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, देखो ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू a इंटू सी। रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, यहाँ के बाद बच्चों अगर मान लो कि मैं ऑर्डर्ड पेयर x, y बाहर निकालता हूँ तो क्या आप लोग बता सकते हो कि अंदर क्या बचेगा? इंटरसेक्शन। यस, a इंटू बी
और इस बार क्या है कि दोनों में से सेम चीज कॉमन हम बाहर निकाल रहे हैं और बीच में एंड लगाया हुआ है, ऑब्वियसली इस बार बचेगा क्या, इस बार बचेगा इंटरसेक्शन ए इंटू सी। ठीक है, तो यहां सब हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज a subset of A into B intersection A into C। ये हो गया हम लोगों के लिए इक्वेशन नंबर 1। रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, इसके आगे बेटा अब चाहो तो दिखा भी सकते हो, और बाकी हम लोग तो ऐसे अभी के लिए सिमिलरली ही लिखेंगे कि सिमिलरली A into B intersection A into C will be subset of A into B intersection C। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि A इंटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटू B इंटरसेक्शन A इंटू C। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो ये सारा का सारा मतलब पहले डिस्कस तो हो ही चुका है सेट थ्योरी में। ठीक है, तो उसी के थीम पे बेस्ड था ये वाला। ज़्यादा परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं एक बार 5 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, किसी को अगर परेशानी है, कोई स्टेप नहीं समझ में आया है तो पूछ लो। स्टूडेंट्स क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से अगला सवाल लेते हैं। प्रूव दैट A into B minus C is equal to A into B minus A into C। ठीक है, इसके लिए 10 सेकेंड टाइम लो आप लोग, इसको ट्राई करो तो खुद से एक। सबसे पहले आप लोग बताओ कि इसके अंदर में भी यदि हमको आर्बिट्री एलिमेंट लेना हो लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग करने वाला, तो हमको क्या लेना चाहिए? रिस्पॉन्ड करो, सिंगल एलिमेंट की ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या बोलेंगे बेटा, लेट ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू A into B minus C be any arbitrary element। ठीक है, इसके आगे देखो, इसके आगे दिस एम्प्लाइज x जो है वो बिलोंग करेगा A को, इनटू की जगह आएगा एंड, और y बिलोंग करेगा B माइनस सी। रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक बात आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, दिस एम्प्लाइज माइनस का वर्किंग तो आप लोग को याद ही होगा, x बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल B ब्रैकेट के अंदर, और एंड के साथ होगा कि y डज नॉट बिलोंग्स टू C। रिस्पॉन्ड करो स्टूडेंट्स, ये याद है माइनस का वर्किंग की याद नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ से फिर से वही डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के हिसाब से बेटा क्या लिखना चाहिए हम लोग को, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ये एक पार्ट हो जाएगा, फिर एक एंड आएगा, और दोबारा हम लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू A एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू C। रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, बढ़िया। फिर यहाँ से बेटा अगर हम आगे बढ़ें और इन दोनों में से x और y को हम अगर बाहर निकालने का ट्राई करें तो वो क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू A इंटू B। ठीक है, एंड का एंड रहेगा, यहाँ तक बात ठीक है। इस वाले पार्ट में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, देखो कि x जो है वो A में है और y जो है वो C में नहीं है, तो क्या ऑर्डर्ड पेयर x, y A इंटू C में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर x, y डज नॉट बिलोंग्स टू C इंस्टेड ऑफ राइटिंग बिलोंग्स टू। ठीक है,
और इस बार जब हम ये कॉमन चीज को बाहर खींचेंगे ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, जो कि अच्छा यहाँ मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, एक सेकेंड, ये होना चाहिए था डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटू सी। हाँ, इसके आगे मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से यदि हम ये कॉमन चीज ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई को बाहर खींचते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा सोचो, उस केस में एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर तो बाहर चला जाएगा, फिर बिलोंग्स टू का जो रहेगा वो भी बात ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होगा यहाँ पर ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्या ये चीज आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो यहाँ से बेटा हमारा पहला स्टेटमेंट कि देयरफॉर ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू तो नहीं, यहाँ पर सबसेट बोलना चाहिए हम लोग को, सबसेट ऑफ ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ठीक है, ये हो गया हम लोग के लिए इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली a into b minus a into c is a subset of a into b minus c। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं कि a into b minus c is equal to a into b minus a into c। सब लोग रिस्पॉन्ड करो, क्या ये पूरा सोल्यूशन आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, इसके बाद बेटा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का है लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उसका मैं एप्लीकेशन भी आप लोगों को दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से एक बार आप लोग ट्राई करो, अगर किसी से हो पाता है तो। प्रूव दैट ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इंटू डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन डी। कहने का मतलब दो अलग अलग कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन इज इक्वल टू पहला का इंटरसेक्शन इनटू दूसरा का इंटरसेक्शन। ठीक है, ये रिजल्ट है, और इस रिजल्ट का आगे चल के बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। पहले तो इसको प्रूव करने का ट्राई करो और फिर मैं इसका एप्लीकेशन आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, करो सब लोग, ट्राई करो फटाफट। चलो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, और फिर इसका एप्लीकेशन भी समझते हैं कि ये हम लोग को क्या चीज़ में हेल्प करेगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखो। सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। सोल्यूशन में वही पुराना तरीका, लेट ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इंटू डी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, मीनिंग इसका क्या होगा कि x जो है वो रहेगा, मतलब x जो वर्ड नहीं रहेगा, इसमें ऐसा सोचो आप लोग, थोड़ा ध्यान से देखना, इंटरसेक्शन का इंटरप्रिटेशन में लेने वाला हूँ। पहले एक एग्जांपल रिकॉल करा देता हूँ। अगर सपोज करो कहीं मैं लिखता था x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, तो इसका मतलब होता था कि x a में भी है एंड x b में भी है। रिस्पॉन्ड करो स्टूडेंट्स, ये याद है नहीं याद है? हाँ ओके, तो इसी वाले थीम पे बेस्ड यहाँ पर अगले स्टेप में हम लोग को लिखना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए इंटू बी एंड ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सी इंटू डी। रिस्पॉन्ड करो स्टूडेंट्स, ये लाइन आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट बेटा अब हम लोग इंटू वाले चीज को खोलेंगे। ठीक है, तो खोलने पे देखो क्या होगा कि एक्स जो है वो रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले वाले चीज के पास, एंड वाई जो है वो रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के दूसरे वाले सेट के पास। फिर बीच में एक एंड पड़ा हुआ है, वो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ब्रैकेट और लगा के हम यहाँ लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू सी एंड y बिलोंग्स टू d। यहाँ तक में किसी को परेशानी है क्या? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, हाँ या ना। नहीं। ओके, इसके बाद बेटा क्या है कि ये सारा चीज जो लिखा हुआ है, क्या हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, ये वाला एक्चुअली सबसे
क्रूशियल स्टार स्टेप, ये समझ में आना जरूरी है। ये आ गया समझ में, बाकी चीज बहुत सिंपल। तो दिस इम्प्लाइज अगले स्टेप में मैं लिखना चाहता हूँ कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, ठीक है, और एक एंड यहीं छोड़ दिया, y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू d। कहने का मतलब है कि y को एक साथ कर दिया और x को एक साथ कर दिया। रिस्पॉन्ड करो तो ये वाला लाइन आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। बेटा आया कि नहीं आया? आ गया। हाँ सर। ओके ओके ऑलराइट, मतलब डाउट नहीं है ना, पक्का? हाँ सर। आ गया, ओके ऑलराइट। तो बेटा आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। अब इस बार आइडिया ये है कि दोनों में से मैं x कॉमन लेना चाहता हूँ, दोनों में से, ठीक है। अगर हम एक में से x और एक में से y कॉमन लेते हैं तो उस टाइम पे तो क्या है कि इनटू हो जाता है। आप देखो यहाँ पे कि अगर एक में x है एक में y है और उसको यदि आप कॉमन लेते हो तो अल्टीमेटली आपको लिखना पड़ेगा कि x, y ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू a इंटू b। लेकिन अगर x और x सेम चीज कॉमन निकालते हो तो एंड का रिप्लेसमेंट होता है इंटरसेक्शन से। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट। तो यहाँ पर बेटा अगर मैं कॉमन निकालूं नीचे से x को पहले ब्रैकेट में से, तो आप लोग बताओ तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, परफेक्ट। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, और यहाँ पर एंड रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन d। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके। अब बेटा x और y अगर अलग अलग चीज कॉमन निकालते हो, ठीक है, तो बाहर आके तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ये बात तो पक्का है। और एंड का रिप्लेसमेंट क्या चीज से होगा? इंटरसेक्शन से या इनटू से? इंटू। इनटू, वेरी गुड। तो a इंटरसेक्शन c इनटू b इंटरसेक्शन d। उम्मीद करता हूँ कि ये सबको समझ में आ गया होगा। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो इसको मान लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर, ये इसको नहीं, एक लाइन लिखना होगा हम लोग को यहाँ पर। देयरफॉर a इंटू b इंटरसेक्शन c into d is a subset of a intersection c into b intersection d, ठीक है। इसमें मैं दोबारा से चीज दिखा देता हूँ, एकदम ध्यान से देखो कि a into b इंटरसेक्शन c into d इज इक्वल टू पहला सेट का इंटरसेक्शन इनटू दूसरा सेट का इंटरसेक्शन। ये रिजल्ट है, ठीक है। इसको इस तरीके से याद रखने का थोड़ा सा ट्राई करना, तो आगे मतलब इजी फील होगा आप लोग को। ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली a intersection c into b intersection d subset a into b intersection c into d। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ यहाँ तक कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके। और फिर 1 and 2 से बेटा हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर a into b इंटरसेक्शन c into d इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c into b इंटरसेक्शन d। देखो ये आया समझ नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स क्लियर है ये पूरा कि नहीं क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। ओके सर हाँ अभिलाषा बताओ। सर यहाँ हर केस में एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होगा। देखो वही चीज मैं बता रहा था, देखो मैं बता देता हूँ इससे। यहाँ पर देखो, अब ध्यान से थोड़ा सोचना। हाँ ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट लोग को जनरली। सपोज करो कि मैं अगर कभी लिखता हूँ ना कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या मीनिंग होता है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो इसीलिए बेटा क्या होता है कि जब कभी भी हम कोई कॉमन चीज बाहर निकालते हैं, जैसे सेम वेरिएबल अगर हम बाहर निकाल रहे हैं दो अलग अलग सेट के रिस्पेक्ट में सेम वेरिएबल, तो उस टाइम पे जो एंड है वो ट्रांसफॉर्म होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। लेकिन सपोज करो इसका ब्रेकिंग सोचो आप, ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू a इंटू b,
तो इसका ब्रेकिंग में तो मैंने यही बताया आपको कि ये होता है x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो जब कभी भी आप दो अलग अलग वेरिएबल को बाहर निकालोगे, एक x निकालोगे और दूसरा y निकालोगे, तो उस टाइम पे एंड विल स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। अगर सेम वेरिएबल निकाल रहे हो दोनों सेट में से, उस टाइम पे एंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू इंटरसेक्शन। एंड इफ यू आर टेकिंग आउट टू डिफरेंट वेरिएबल्स फ्रॉम टू सेट्स, ओके, एट दैट टाइम एंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लीकेशन। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, तो यही चीज हो रहा था बेटा ऊपर। तो सब लोग रिस्पॉन्ड करो, ये रिजल्ट क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर। ओके बेटा, तो अब इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा। ठीक है, एप्लीकेशन इसका क्या है, देखो नोट। इफ कार्डिनैलिटी ऑफ A intersection B is equal to K, then cardinality of A into B intersection B into A is equal to K square। कहने का मतलब कि अगर A और B के अंदर, A एंड B के अंदर K एलिमेंट्स कॉमन है, K एलिमेंट्स कॉमन है, तो A इंटू B और B इंटू A के अंदर K स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होगा। ये है इसका एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसको हम लोग बहुत ही सिंपली प्रूव भी कर सकते हैं। देखो कैसे, अब ध्यान से सोचना। और ये प्रूफ चाहिए, फॉर्मल प्रूफ नहीं है, ऐसे जस्ट एक जस्टिफिकेशन दे रहा हूं मैं आप लोग को। ठीक है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हम लोग को मालूम है कितना है, वो के। ठीक है, और अगर ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनैलिटी के है बेटा, इट इज वेरी क्लियर कि बी इंटरसेक्शन ए का कार्डिनैलिटी भी कितना होगा, के ही होगा। बोलो हाँ या? हाँ सर। ओके, अब बेटा यदि हम लोग बात करें कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू ए के बारे में, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो ये हो जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ पहला का इंटरसेक्शन, दूसरा का इंटरसेक्शन, और बीच में इनटू, कहां से, पिछले रिजल्ट से। इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटू बी इंटरसेक्शन ई। ठीक है, देखो यहां तक आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। उसके बाद में बेटा आप लोग को मालूम है कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटू बी अगर कभी रहता है तो इसका मतलब होता है पहले वाले का कार्डिनैलिटी इंटू दूसरे वाले का कार्डिनैलिटी। ये भी लास्ट क्लास बताया था, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो उसके हिसाब से बेटा ये क्या हो जाएगा, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ई। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। और इन दोनों का वैल्यू कितना कितना है इंडिविजुअली, के इंटू के, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्ट है बेटा, इसको 5-10 सेकंड आप लोग अच्छे से निहारो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट्स बताओ, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। क्लियर हुआ ना ये रिजल्ट पक्का? एक बार रिस्पॉन्ड करो सब लोग थोड़ा एनर्जी के साथ। हाँ सर। हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया बेटा। अब इसके बेसिस पे हम बेटा कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले नोट के बेसिस पे और पुराने रिजल्ट्स के बेसिस पे। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन, इफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5 एंड कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 6, ठीक है, कॉमा ए एंड बी हैव 2 elements in common. A and B have 2 elements in common. Find, देखो नंबर 1 cardinality of A into B, number 2 cardinality of B into A, number 3 cardinality of A into B into A, and number 4 cardinality of A into B intersection B into A।
चलो इन सारे क्वेश्चंस के लिए मैं 1 मिनट टाइम देता हूँ आप लोग को, ट्राई करके बताओ क्या आंसर आता है। बताओ पहले का आंसर क्या है आपका? 30 30। दूसरे का? 30 30। तीसरे का? 150 150। और लास्ट वाले का? 4 4। सर बाकी लोग मेरे बताओ। बाकी 3 का आ गया, लास्ट वाला का नहीं आया, कैसे? ओके, बाकी 3 का आपका भी सेम आंसर आया? हाँ सेम था। बहुत बढ़िया। चलो लास्ट वाला मैं बताऊंगा, मैं वैसे चारों ही डिस्कस करूंगा, कोई खास चिंता वाला बात नहीं। बाकी लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो जल्दी जल्दी, बताओ सेम आंसर आ रहा है सबका? हाँ सर, लास्ट वाला का भी आ गया, समझ गया। हाँ सर। ग्रेट। चलो ठीक है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। आंसर वैसे ये रमन का सारा करेक्ट था। गुड रमन। थैंक यू सर। चलो देखो, सबसे पहला इसको तो हम लोग क्या सोचेंगे, ये हो जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 30। सिमिलरली सेकेंड वाला हो जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इक्वल टू 30। ये वाला हो जाएगा बेटा कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 5, और इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 150। ठीक है। थर्ड वाला एक बार सब लोग थोड़ा एनर्जी के साथ में रिस्पॉन्ड करो तो सबको आया समझ के नहीं आया समझ। थर्ड में कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। बच्चों क्लियर है सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। ओके। और जो लास्ट वाला है बेटा वो अभी अभी मैंने ऊपर समझाया है आपको, ये जो नोट था देखो कि अगर ए और बी के बीच में के एलिमेंट कॉमन होगा तो ए इंटू बी और बी इंटू ए के बीच में कितना एलिमेंट कॉमन होगा? के स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में जैसे लैंग्वेज के हिसाब से बोला हुआ है कि ए एंड बी हैव 2 एलिमेंट्स इन कॉमन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे बेटा? 2। तो ये जो है ये वाला बेसिकली होगा तो यही कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल स्क्वायर। ठीक है। और दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। स्टूडेंट्स बताओ आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सब चीज़ सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है वो आप समझो कि खत्म। ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ अभी बचा हुआ नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जो इस चैप्टर का एक्चुअल नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसमें से रिलेशन वाला टॉपिक अब हम लोग बिगिन करने वाले हैं। रिलेशन। ठीक है। मैं एक एक करके कुछ डेफिनेशंस हैं इससे रिलेटेड, मैं पहले सारा डेफिनेशन लिख देता हूँ आप लोग के लिए और फिर एक एक करके उनको डिस्कस करें। ठीक है। अभी आप लोग सबको मेरा एडवाइस है कि थोड़ा सा आप लोग अलर्ट हो जाओ क्योंकि रिलेशन का जो डेफिनेशंस है वो स्टूडेंट लोग को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ठीक है। बहुत ही बारीक बारीक बात होता है इसके अंदर में, माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट्स जो समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपके फोकस नहीं रहा तो हो सकता है कि आपके उड़ जाए। ठीक है। सो एवरीबडी बिकम वेरी अलर्ट। ठीक है। अब मैं रिलेशन का एक एक डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, फिर एक एक करके उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो रिलेशन का देखो, सर्वप्रथम डेफिनेशन के बारे में सुनते हैं कि डेफिनेशन होता क्या है। तो डेफिनेशन में पहले फॉर्मली लिख देता हूँ। ये क्या है देखो, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये सेट्स बोल सकते हैं। देन a relation capital R from A to B is subset of A into B। ठीक है, फुल स्टॉप। और
in other words, any subset of A into B is called a relation from A to B. ठीक है, it is generally denoted by कैपिटल R. ठीक है, अच्छा कैपिटल R में क्या है कि कंफ्यूज मत करना, कैपिटल R यहाँ पर हम लोग रियल नंबर नहीं मीन कर, दोनों का सिंबल सेम है, बट आपको कॉन्टेक्स्ट देख के क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे R का मतलब रियल नंबर है या रिलेशन. ठीक है, अब बच्चों इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं और फिर मैं एग्जांपल भी लूंगा, एग्जांपल लेके फिर मैं पूरा क्लियर कर दूंगा आप लोग ये क्या है. देखो क्या लिखा हुआ, लेट A एंड B बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कोई भी रेंडमली आप दो टू सेट उठा लो, खाली क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए. देन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू B इज अ सबसेट ऑफ A इनटू B. ठीक है, या और इन अदर वर्ड्स वाला जो डेफिनेशन है वो ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा शायद. और इन अदर वर्ड्स एनी सबसेट ऑफ A इनटू B इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम A टू B. अब देखो A इंटू बी जो है वो क्या होगा, वो ऑब्वियसली एक सेट होगा. कैसा सेट होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर में बहुत सारा ऑर्डर्ड पेयर्स होगा एज अ एलिमेंट. ठीक है, और उस सेट का जितना भी आप सबसेट बना सकते हैं, या उस सेट का A इंटू बी सेट का जो भी कोई सबसेट होगा, एनी सबसेट, ठीक है, वो सबसेट कहलाएगा रिलेशन. कहां से कहां पे, A से लेके B पे. और उस रिलेशन का जो जनरल नोटेशन है, जो जनरल सिंबल है, वो सिंबल है कैपिटल R. क्या ये बात समझ में आया, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना. हाँ सर. हाँ सर. ओके, मैं एक लाइन खाली और लिख लेता हूँ और फिर एग्जांपल के साथ में इस डेफिनेशन को और हम लोग डीपली समझने का कोशिश करेंगे. ठीक है, हेंस ध्यान से सुनना एकदम. R is a relation from A to B implies R subset A into B. और ये डबल इम्प्लाइज होगा. कहने का मतलब कि अगर आप बोलते हो कि R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, सिंपल इसका मीनिंग है कि R इज अ सबसेट ऑफ A into B. और अगर आप बोलते हो कि R इज अ सबसेट ऑफ A into B, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B. बोलो क्या ये बात आया समझ के नहीं आया समझ. हाँ सर. हाँ सर. ओके, अब बेटा थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं, उससे क्या है कि और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा. देखो ध्यान से एग्जांपल. सबसे पहले एक सेट में A ले लेता हूँ, मान लो कि 1,2. ठीक है, और एक सेट में B ले लेता हूँ. थोड़ा सिंपल रखते हैं इसको, एक बार बस एक एलिमेंट रहने दो, स्मॉल ए. ठीक है, आप लोग बताओ मेरे को कि A इंटू बी में कितना एलिमेंट होगा. दो एलिमेंट. ऑर्डर्ड पेयर 1, ऑर्डर्ड पेयर 2, A. रिस्पॉन्ड करो बच्चों, आ रहा है समझ नहीं आ रहा समझ. हाँ सर. हाँ सर. ओके, अब बेटा आपको याद होगा कि सेट थ्योरी के टाइम पे पावर सेट बोल के कुछ पढ़ाया गया था आप लोग को, और उसमें सारा सबसेट वगैरह ढूंढते थे हम लोग, हाँ. याद है. हाँ. ओके, हाँ. तो A इंटू बी सेट का, यानी कि इस सेट का अगर मैं सारा का सारा सबसेट लिस्ट करना चाहूँ, सारा का सारा सबसेट लिखना चाहूँ, तो आप लोग बताओ तो उस लिस्ट में क्या क्या आएगा. 5 वेरी गुड. 1, A. ऑर्डर्ड पेयर 1, A अकेला. और बताओ. ऑर्डर्ड पेयर 2, A. ऑर्डर्ड पेयर 2, A वेरी गुड. और बताओ. ऑर्डर्ड पेयर 1, 2. ऑर्डर्ड पेयर 1, A एंड ऑर्डर्ड पेयर 2, A. रिस्पॉन्ड करो, ये आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है समझ. हाँ सर. हाँ सर. ओके, तो यहाँ पर 5 इज अ सबसेट ऑफ A इंटू बी. अकेला ऑर्डर्ड पेयर 1, A सबसेट ऑफ A इंटू बी. अकेला ऑर्डर्ड पेयर 2, A सबसेट ऑफ A इंटू बी. और दुकेला ऑर्डर्ड पेयर 1, A विथ 2, A इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A इंटू बी. तो इसीलिए ये भी रिलेशन है फ्रॉम A टू B, ये भी रिलेशन है फ्रॉम A टू B,
ये भी रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी और ये भी रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। इतना सारा रिलेशन है, 4 रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सर तो पावर सेट ही हो गया। एक टाइप से बोल सकते हो बेटा पावर सेट हो गया, लेकिन यहाँ पे पावर सेट का वैसे कोई खास कंसेप्ट नहीं है। मतलब पावर सेट का तो मतलब होगा कि इसको भी अगर मैं एक सेट मान लूं पूरा का पूरा, तो मैं बोलूंगा कि चलो ये जो सेट है रेड वाले ब्रैकेट्स के अंदर वो है पावर सेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेड वाला ब्रैकेट में लगा नहीं रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पहला वाला फाई है इसको हम कह सकते हैं आर, ठीक है। ये R1 बोल दो कि R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी। इसको आप कह सकते हो R2 अ रिलेशन फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी। इसको आप कह सकते हो R3 अ रिलेशन फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी। इसको भी आप कह सकते हो R4 अ रिलेशन फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके यहाँ पर बेटा बाकी सबका तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये 2 चीज मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग जान लो, अच्छा लगेगा आप लोग को। R1 के टाइप का जो रिलेशन होता है, यानी कि जब कभी भी हम किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सारा सबसेट को लिस्ट करना शुरू करेंगे कि कितना पॉसिबल सबसेट है, एक लिस्ट बनाओ तो एक एक करके सारा नाम लिखेंगे। उन सारे नामों में एक बात कन्फर्म है कि फाई तो हमेशा आएगा ही आएगा। बोलो हाँ यहाँ। हाँ सर। ओके तो फाई जो बेटा इसमें आता है ना, इस फाई को बोला जाता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन नाम है इसका, बस एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्यों? क्योंकि फाई के अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसीलिए इसका नाम है एम्प्टी रिलेशन। क्या ये बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। और जब मैं कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेटा सारा सबसेट लिखने का ट्राई करूंगा तो एक बात और कंफर्म है कि ये जो पूरा का पूरा सेट है ये भी एक सबसेट की तरह आएगा। हाँ। तो ये जो बेटा पूरा का पूरा एक सबसेट की तरह आएगा ना, इस सबसे लार्जेस्ट वाले को बोला जाता है, इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। एक सेकंड रुकना, हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जब आप सारा का सारा सबसेट लिस्ट करना शुरू करोगे तो ऑब्वियस सा बात है कि उसके अंदर में एक तो फाई आएगा ही आएगा, और दूसरा ये जितना भी पूरा का पूरा कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, ये खुद भी एज इट इज एक सबसेट बनेगा। तो ये जो कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इस कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। और एक जो रिलेशन ऐसा बनता है जिसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर्ड पेयर्स है उसमें से कुछ भी नहीं आता, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। क्या ये दोनों टर्म क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके अब सब लोग इस रिलेशन के डेफिनेशन को एक बार और पढ़ो, एकदम ध्यान से पढ़ो एग्जांपल देखने के बाद। हुआ पढ़ना सबका? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, पढ़ना हुआ सबका? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और आप लोग को लग रहा है कि डेफिनेशन क्लियर हो गया आप लोग को? बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से मैं एक दो नोट लिखाता हूँ रिलेशन के बेसिस पे, इस नोट को ध्यान से देखना। नोट में नंबर 1, इफ R इज अ रिलेशन, ठीक है, देखना ध्यान से, इफ R is a relation and ordered pair A comma B belongs to R, then we say that, एक तो आप यही बोल सकते हो कि ऑर्डर्ड पेयर A comma B belongs to R, और दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि A is related to B by capital R. A is related to B by capital R.
ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय ए कैपिटल आर बी। देखो स्टूडेंट्स, ये पूरा लाइन क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। ओके, मैं देखो एक बात वापस से बोल देता हूँ, शायद हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आया हो। एक बात पक्का रखना आप लोग कि रिलेशन जो आपका होगा ना, रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स होगा वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर से ही हो सकता है। नॉर्मल सिंगल एलिमेंट कभी हो ही नहीं सकता। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है कि जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन क्या चीज से बनता है? रिलेशन क्या है? रिलेशन है एनी सबसेट ऑफ ए इंटू बी। मतलब आप नॉर्मल सेट का तो सबसेट ले ही नहीं रहे हो। सबसेट क्या चीज का ले रहे हो? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट लोगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर में जो मेंबर्स होता है वो ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर्स होता है, और इसका अगर आप सबसेट बनाओगे तो उस सेट के अंदर में भी जो पड़ा हुआ होगा वो हमेशा क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर्स ही होगा। बोलो स्टूडेंट्स, ये वाला बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इसी चीज को बेटा यहाँ पर बोला गया है कि आर अगर एक रिलेशन है, इफ आर इज अ रिलेशन, ठीक है, एंड ऑर्डर्ड पेयर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर। अब आर रिलेशन है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो रहेगा एलिमेंट वो क्या रहेगा? ऑर्डर्ड पेयर के टाइप का ही रहेगा। तो इसीलिए एंड ऑर्डर्ड पेयर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, देन वी से दैट, एक सेकंड इसमें मैं देन कर देता हूं, देन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी। ए यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था वो वाला ए इज रिलेटेड टू वो वाला बी बाई आर। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि ए इज रिलेटेड टू बी बाई आर, या आप ऐसा भी पढ़ सकते हो जो पहले हम लोग पढ़ते थे कि ऑर्डर्ड पेयर ए कमा बी बिलोंग्स टू आर। दोनों जो पढ़ने का तरीका है ये इक्विवेलेंट है और दोनों एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा कभी कभार आप ये वाले चीज को ऐसे ना लिख के, कुछ बुक्स में या कुछ क्वेश्चंस में आपको मिलेगा कि उस चीज को ऐसे लिखा गया है। ये दोनों इक्विवेलेंट है। क्या ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके, ऑल राइट। इसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 2, इफ R is a relation and ordered pair A comma B does not belongs to R, मतलब वो नहीं है R के अंदर, ठीक है, then we say that A is not related to B by R, ठीक है, by R, and is denoted as, कई बार इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि A ऐसे R लिख के काट देते हैं, A is not related to B ऐसे, ठीक है। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, ये पॉइंट नंबर 2 क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इसके बाद बेटा 2-3 और छोटा छोटा डेफिनेशन है, मैं एक एक करके बता देता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। 3 डेफिनेशन है बेसिकली। पहला है डोमेन, दूसरा है रेंज, और तीसरा है एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। देखो मैं पहले लिख देता हूं और फिर एक एक करके उन पे चर्चा कर लेंगे। लेट कैपिटल R be a relation from A to B, और इसका मतलब क्या होगा? That is R has to be subset of A into B। क्या ये पहला लाइन समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर बेटा यहां से। देन नंबर 1, the set of
all the first component, the components of all the ordered pairs, all the ordered pairs of R is called domain of R. ठीक है, बात कर लेंगे, मैं पहले तीनों लिख लेता हूँ. नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ, ये कॉम्पोनेंट्स कर दो यहाँ पे भी, कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑल द ordered pair, ordered pairs of R is called range of R. और थर्ड पॉइंट, the set capital B, that is second set of the Cartesian product, Cartesian product whose subset is R is called codomain. देखो ये तीन डेफिनेशन, एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले पहला डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर. ठीक है, जैसे हम चलते हैं ऊपर वाले एग्जांपल, ये एग्जांपल लिया था हमने. ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि ए इंटू बी ये वाला सेट था, इसका अलग अलग सबसेट हमने डिफाइन करने का ट्राई किया. एक सबसेट फाई था, एक सबसेट ये वाला था, एक सबसेट ये वाला था, और एक सबसेट ये वाला था. ठीक है, तो ये पहला वाला भी रिलेशन था, दूसरा वाला भी रिलेशन था, तीसरा वाला भी रिलेशन था, और चौथा वाला भी रिलेशन था. ये चारों रिलेशन. अब इस चारों रिलेशन में अगर आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझना है तो देखो क्या होगा. जैसे सपोज करो कि R2 देखते हैं, R2 में कितना ऑर्डर्ड पेयर है, एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, और उस एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट क्या है, 1. ठीक है, इसमें और ऑर्डर्ड पेयर तो है ही नहीं, तो सारे पहले कंपोनेंट का कलेक्शन अगर मैं लेना चाहूं तो उस कलेक्शन में सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा. तो इस सिचुएशन में हमको ऐसा बोलना चाहिए कि डोमेन ऑफ R2 इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सेट 1. बोलो स्टूडेंट्स, आया बात समझ कि नहीं आया समझ? और सर पूरा रिलेशन का, हाँ, पूरा रिलेशन का, पूरा रिलेशन का कुछ नहीं होगा बेटा, एक एक रिलेशन का होगा. मतलब जैसे R2 का डोमेन होगा, R3 का अलग डोमेन होगा, R4 का अलग डोमेन होगा, है ना. तो जैसे R1 के डोमेन में तो कुछ नहीं होगा. डोमेन ऑफ R1 का अगर बात करेंगे तो वो तो फाई होगा, उसमें कुछ नहीं रहेगा, खाली होगा, क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है. डोमेन ऑफ अगर R2 के बारे में बात करें तो उसमें खाली 1 आएगा, क्योंकि एक ही ऑर्डर्ड पेयर है और उसका पहला कंपोनेंट क्या है, 1. फिर अगर डोमेन ऑफ R3 के बारे में बच्चों बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 2, ऐसे नॉर्मल 2. ठीक है, और डोमेन ऑफ R4 के बारे में यदि बात करें तो क्या होगा, 1,2. ठीक है, सारा फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन, जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका. फिर अगर रेंज का बात करोगे तो रेंज ऑफ फर्स्ट सेट R ऑफ R1 ये तो फिर से 5 रहेगा, क्योंकि कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है तो कोई सेकंड कंपोनेंट कभी आएगा ही नहीं. यहाँ पर रेंज ऑफ अगर R2 का बात करोगे, ठीक है, रेंज ऑफ R2 तो वो क्या हो जाएगा, ए, सिर्फ ए. वेरी गुड, ये हो जाएगा ए. ठीक है, फिर यहाँ पर भी अगर रेंज ऑफ R3 का बात करोगे तो वो भी क्या रहेगा, ए. और रेंज ऑफ R4 का भी अगर बात करोगे तो वो भी क्या रहेगा, ए. नहीं, सिर्फ ए बेटा. सेट के अंदर में रिपीट करके तो नहीं लिखते हैं हम लोग सामान सब. हाँ, सॉरी. ठीक है, तो ये रेंज होगा.
और इस चारों रिलेशन का याद रखना कि कोई अगर आपसे पूछे कि कोड डोमेन क्या होगा, तो इन चारों के केस में, सारे के केस में कोड डोमेन इज इक्वल टू होगा B विच इज इक्वल टू सेट E। देखो, क्योंकि R क्या चीज का सबसेट था यहाँ पर, A इंटू B का, उसमें सेकंड सेट कौन है, B। तो ये जो पूरा सेकंड सेट होता है, इस सेट को बोला जाता है कोड डोमेन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बार वापस से आप लोग डेफिनेशन पढ़ के देखो यहाँ पर कि द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ R इज कॉल्ड डोमेन ऑफ R। ठीक है, कि R के अंदर में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट होगा, उन सारे के फर्स्ट कंपोनेंट के सारे कलेक्शन को हम कहेंगे डोमेन ऑफ R। फिर R के अंदर में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर्स होगा, उन सारे के सेकंड कंपोनेंट्स के कलेक्शन को हम कहेंगे रेंज ऑफ R। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, द सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ R इज कॉल्ड रेंज ऑफ R। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके और लास्ट पॉइंट बेटा था कि सेट B दैट इज द सेकंड सेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट whose subset is capital R is called कोडोमेन। क्या यहाँ तक सारा बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। कोडोमेन, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ बेटा, उससे कोडोमेन भी पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल ऐसे रैंडमली सोचो, लेट कैपिटल R be subset of A into B where B is equal to A E I O U। ठीक है, एंड R is equal to रूस्टर फॉर्म में सपोज करो कि एनालिस्ट करके आपको ऐसा दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर 5, A 3, E 7, I और -14, O। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रेंज क्या होगा, मतलब फाइंड डोमेन रेंज कोडोमेन, बताओ। आप लोग आंसर करने का ट्राई करो। इसका आंसर अगर आप लोग कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को सारा बात समझ में आ जाएगी। सोल्यूशन बोलो, डोमेन क्या होना चाहिए? 5। एक सेकंड बेटा, 5 तो ठीक है, लेकिन आप पहले डोमेन का अंडरस्टैंडिंग बताओ कि डोमेन के नाम पे आप ढूंढ क्या रहे हो एक्चुअली। सर वो जो पहला कंपोनेंट से सारा ऑर्डर। परफेक्ट, मतलब आर के अंदर में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर्स है, इन सारे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर में जो पहला कंपोनेंट का कलेक्शन होगा, उस पूरे कलेक्शन को एक साथ हम क्या बोलेंगे, इस रिलेशन का डोमेन। बोलो स्टूडेंट्स, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। तो बताओ सब लोग जल्दी से, डोमेन बताओ क्या होना चाहिए, थोड़ा एनर्जी के साथ। 5 5 3 3 7 -14। क्या और कोई एलिमेंट आएगा कि खत्म? खत्म। खत्म, बढ़िया। रेंज बताओ। A E E E I I O। O, रेंज खत्म। बोलो हाँ यार। हाँ। और अब बात है कोडोमेन का। ठीक है, कि कोडोमेन क्या हो? A E I O U। ज्यादा बेटर रहेगा बेटा कि हम लोग डायरेक्टली बोले बी, पहले बी बोलना चाहिए हमको। हाँ B से। ठीक है, कोडोमेन इज इक्वल टू, कोडोमेन का अंडरस्टैंडिंग देखो, मैं फिर से बताता हूँ कोडोमेन का अंडरस्टैंडिंग क्या है। कोडोमेन का अंडरस्टैंडिंग है कि आपका ये जो रिलेशन आर है ना, ये ऑब्वियसली किसी न किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रहा होगा। ये जिस किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, उसका दूसरा सेट जो होगा, जो सेकंड सेट होगा उसमें, ये सेकंड सेट को बोला जाता है कोडोमेन। तो यहाँ पर भी वो सेकंड सेट कौन है? बी है, इसीलिए कोडोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, और बी का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है? ए ई आई ओ यू। मैं एक बात और आपको बता दूं कि कोडोमेन जो है ना, वो कभी भी हम लोग जिंदगी में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। वी विल नेवर बी एबल टू कैलकुलेट कोडोमेन। कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको सिर्फ कोडोमेन को ढंग से आइडेंटिफाई करना है। क्या ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। जैसे डोमेन और रेंज तो बेटा हम लोग हमेशा कैलकुलेट कर पाएंगे गिवन सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन कोडोमेन हम लोग कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये बात का ख्याल रखना। कोडोमेन हमेशा हमको दिया हुआ रहेगा सवाल में,
हमको बस उसको प्रॉपर्ली ढूंढ के बाहर निकालना है। क्या ये बात क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। सर हाँ, हम लोग को 3 तो कभी नहीं देगा ना। 3 मतलब A, A इंटू बी इंटू सी? हाँ नहीं 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 नहीं, रिलेशन 3 पे नहीं होगा बेटा, रिलेशन हमेशा 2 पे ही होगा। ठीक है सर। ठीक है स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्ड करो। यहाँ तक सारा डेफिनेशन, सारा पॉइंट, सब कुछ क्लियर हुआ आप लोग को? हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मैं आज के क्लास को एक बार यहीं पर रोकूंगा। ये चीज नया है आप लोग के लिए। आज घर जाके इन सारे डेफिनेशंस को विथ एग्जांपल एक बार पक्का कर लेना, अच्छे से समझ लेना। तो अगले क्लास फिर क्या है कि इस पे हम लोग फर्दर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। ठीक है, और रिवाइज जरूर से करके आना, बिना रिवाइज किए मत आना, नहीं तो बहुत ही इनकन्वीनियंट फील होगा आपको, मतलब लगेगा कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसीलिए रिवाइज जरूर से करना। बाकी चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर आगे। स्क्रीनशॉट हाँ सर वो मैं ट्रिको का